हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 10,000 करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज मैं सेट नंबर 9 कराने वाला हूँ, जहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल होंगे। अगर जिनको इस पीडीएफ को बाय करना है वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक नंबर देख रहे होंगे, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज से बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसी नंबर पे फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में आपको ये 10,000 करंट अफेयर्स वाली की जो सीरीज है पीडीएफ, उसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपके सवाल बनेंगे, तो चलिए फटाफट सवाल पढ़ाते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। पहला सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा 19 जून। ये स्टार्ट कब से हुआ, 2009 से ये शुरू होता है। अगर आप यहाँ पे पूछेंगे कि ये आखिर ये सिकल, यहाँ पे सिकल सेल ये है क्या एक्चुअली में, तो सिकल सेल का अर्थ होता है जब आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार या हंस्याकार जैसा हो जाए, तब इसको कहते हैं सिकल सेल, ठीक है। सिकल सेल इसी को कहा जाता है। और इसी के कारण, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और इसमें होता है एक्चुअली में क्या, यहाँ पे खून की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इसी की जागरूकता के लिए क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तारीख होगा 19 जून 2009 से शुरू होता है। सवाल है यहाँ पे, आगे देखते हैं। शाही रोग किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। एक्चुअल में हीमोफीलिया रोग है क्या, तो इस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और एक प्रकार का कैसा ये रोग है, वंशानुगत रोग है। कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये फैलने वाली ये रोग है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। फोलिक एसिड, जो कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से भी क्या होता है, आपको एनीमिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें कि खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये 14 जून को मनाया जाता है। और अगर बात रक्त से कर ही रहे तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तो आंसर हो जाएगा सोमालिया। सोमालिया के वर्तमान में राष्ट्रपति का कौन है, ठीक है, सोमालिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, हसन शेख मोहम्मद यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर बात कर लीजिए कि सोमालिया की राजधानी क्या है, तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। तो सोमालिया की राजधानी ध्यान रखिएगा, मोगादिशु। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश शामिल है, तो इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया, ठीक है, इथियोपिया हो गया, आपका सोमालिया। ये 4 ऐसे जो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बाब उल मंदीव संधि किन 2 जलभागों को जोड़ती है। आंसर हो जाएगा लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को ये जोड़ती है। सवाल अगर ये आए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बाब उल मंदीव को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धने पूरे कोटे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, लद्दाख के कहाँ, चांगथांग में। वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, तो हानेल जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि लोसर महोत्सव ये किस राज्य का है, आंसर हो जाएगा लद्दाख का। ये किस केंद्र शासित राज्य का है, प्रदेश का है, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख का। लोसांग महोत्सव किस राज्य का है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम का, ठीक है। लोसांग महोत्सव सिक्किम का, लोसर महोत्सव लद्दाख का। बात करते हैं पुग्गा घाटी, ये है कहाँ स्थित, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राम बहादुर राय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं राजेश तलवार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ही रहे तो यहाँ से एक दो सवाल जो बनेगा आपके एग्जाम में वो देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तारीख जरूर याद रखिएगा। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इस समय जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर ये तारीख याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 को क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई, ठीक है, यहाँ पे अस्थाई सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था, इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और एक तारीख और याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को
इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने इनके द्वारा, ठीक है, जब इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नॉट जस्ट वॉचमैन किसकी लिखी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा विनोद राय। एक्चुअली में विनोद राय हैं कौन? तो पूर्व CAG, ठीक है, पूर्व CAG है अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के पहले CAG कौन थे? तो आंसर होगा नरहरि राव। और वर्तमान में भारत के कौन है CAG? ठीक है, आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिए। टॉम ऑफ सैंड जो लिखी गई पुस्तक है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई, हिंदी में ये पुस्तक है। और इसी पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को, टॉम ऑफ सैंड के लिए। और इसकी जो इसका जो हिंदी का जो इंग्लिश में ट्रांसलेटर कौन किया? ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेटर किसने किया? तो आंसर होगा यहाँ पे डेजी रॉकवेल को, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड बुक का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी लिखी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक है। वर्तमान में ये राजस्थान के क्या है? राज्यपाल हैं। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अगर सवाल ये आ जाए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभांकर क्या है? ईवा हो जाएगा। और इसका जो फाइनल मैच होगा कहाँ पे होगा? DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका आयोजन होगा। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2018 का विजेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा? केरल रहा। और अगर सवाल ये आ जाए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित ये खेल है। नेक्स्ट, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा, भारत में होगा। इसका जो आयोजन होगा उड़ीसा, भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और उड़ीसा में भी कहाँ कहाँ? 2 जगह, एक तो राउरकेला, दूसरा भुवनेश्वर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? बर्मिंघम, UK अर्थात यूनाइटेड किंगडम में होगा। और अगर सवाल ये आ जाए कि ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एशियाई खेल या एशियन जो गेम्स है 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? होंगजाओ, चाइना में होगा। वहीं सवाल अगर ये आ जाए कि पहला एशियाई या एशियन गेम्स कब और कहाँ हुआ था? 1951 में। और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? दोहा, कतर में होगा। और कतर की राजधानी का नाम क्या है? दोहा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संगठन से? तो आंसर हो जाएगा, संगठन का नाम है FATF अर्थात फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि FATF अर्थात फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब होता है? 1989 में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 37 सदस्य हैं। और 2 संगठन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग संगठन। FATF 2 लिस्ट जो है जारी करता है, उस लिस्ट का नाम है ग्रे लिस्ट और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अभी हाल ही में क्या इसने घोषणा किया है कि जो पाकिस्तान है उसको क्या अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे थे, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी तथा अम्बर बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है? तो WTO से अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। और WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकादा-इवेला है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि WTO का पूरा नाम क्या है? GATT, ठीक है, GATT इसका पुराना नाम था। और यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि FATF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार हैं और सिंगापुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन देश शामिल हुआ? आंसर होगा जापान 2022-23 के लिए। और कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 18 जून 2022 को किसने कुर्ताने गेम्स में जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, जैवलिन थ्रो में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। कितना मीटर? तो 86.69 मीटर। इसका आयोजन हुआ कहाँ था? ठीक है, इस गेम का आयोजन हुआ था फिनलैंड में। वहीं पावो नुर्मी गेम्स जिसका आयोजन फिनलैंड में हुआ था, इसमें सिल्वर मेडल, ठीक है, यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड जीता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। बल्कि अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे सिल्वर मेडल की बात करें तो नेशनल रिकॉर्ड बनाया था नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर। तो कौन सा गेम्स था वो? पावो नुर्मी गेम्स। आयोजन कहाँ हुआ? फिनलैंड में। कौन सा मेडल जीता था? यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था नीरज चोपड़ा ने। हरियाणा के खिलाड़ी हैं ये। 89.30 मीटर भाला फेंक
फेंका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता था? तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे पैरालंपिक है, जबकि नीरज चोपड़ा की अगर बात कर ली जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, ये तो पैरालंपिक हो गया। अगर बात कर ली जाए टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? गोल्ड जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? इसमें गोल्ड जीता था। वहीं अगर बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता था? सुमित अंतल। ठीक है, सुमित अंतिल, ध्यान रखिएगा। और कितने मीटर? 68.55 मीटर, और ये भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था 87.58 मीटर भाला फेंक में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इतना ही आज का जो होगा क्वेश्चन होगा, जिसमें कि महत्वपूर्ण सवाल थे सारे के सारे। एग्ज़ाम में ज़रूर इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज़रूर से रख लीजिएगा। और हाँ, जिनको PDF चाहिए ज़रूर बाय कर लीजिए। सिर्फ 100 रुपये में आपको यहाँ पे 10 करंट अफेयर्स वाली सीरीज मिल जाएगी। पे कैसे करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, आपको मैसेज करनी है, और इसी नंबर पे क्या करना है, फ़ोनपे के ज़रिए या पेटीएम के ज़रिए या किसी भी ऐप से, जैसे कि आप अमेज़न पे यूज़ करते हैं या गूगल पे यूज़ करते हैं, उस किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके इस PDF को बाय कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।